हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन आंसर से। तो मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं लिए, बेसिक कुछ क्वेश्चंस लिए जो आपको पता होने चाहिए और कई बार ये एग्जाम में भी आ जाते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसमें 6 क्वेश्चंस है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did Rutherford's gold foil experiment reveal about structure of atom? तो देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक अल्फा रे की गन ली जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। यहां पे उन्होंने शीट लगा दी, ठीक है। ये जो शीट थी, ये जो शीट थी, ये मतलब इस टाइप की शीट थी कि इसमें कोई भी चीज थी ये उसे अब्सॉर्ब कर लेती और एक स्पार्क रिलीज होता था। ओके, तो इस शीट के बीच में इन्होंने क्या किया, इसको इस तरीके से बनाया जिससे ये रे कहीं पे भी एक, मान लो आप पैराबोलिकल शेप है, ठीक है। तो ये जो रे है यहां से छोड़ी गई तो ये कहीं पे भी टकराएगी, सीधा स्पार्क क्रिएट करेगी। तो अब क्या, उन्होंने इससे अल्फा पार्टिकल रेस छोड़ी। ये है जो ये गोल्ड फॉइल है, बहुत पतला गोल्ड फॉइल था। इससे जैसे ही पास, आधी रेस तो इससे पास हो रही थी और इधर जाके इसके टकरा के एक स्पार्क क्रिएट कर रही थी, ठीक है। ऐसे हुआ, बट हर 12,000 में से एक रे ऐसी थी जो ऐसे जाके इधर जाती और फिर बाउंस बैक होके इसी डायरेक्शन में आ जाती। ऐसी हर 12,000 में एक रे थी। तो अगर हम इस पूरे को, गोल्ड को पूरा एक एटम मानते हैं, तो इस एटम में अगर हम 12,000 छोड़ते हैं, उसमें से एक रे ऐसी थी जो टकरा रही थी इसके और वापस बाउंस बैक हो रही थी। तो इससे हमें दो चीजें पता लगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि एक तो जो एटम होता है उसके अंदर ये सेंटर वाला न्यूक्लियस होता है, और दूसरी चीज की एक एटम, ये बड़ा सा एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, इसकी मोस्टली जो स्पेस है वो खाली होती है, ठीक है। दो बातें पता चल गई, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस इतना ही था और कुछ नहीं था। इसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, उसको गोल्ड फॉइल से पास करवाया और वहां पे एक शीट थी ZnS की, जिंक सल्फेट की, ओके, जिसपे कोई भी चीज टकराती थी तो क्या उस पे एक स्पार्क क्रिएट हो जाता था। और फिर क्या, हर 12,000 में से एक रे ऐसी थी जो बाउंस बैक हो रही थी 90 डिग्री परपेंडिकुलर, सॉरी 180 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली? एटॉमिक नंबर यानी कोई भी, जो मान लो ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट का नाम मान लो E1 है, E1 एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स है, जितने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या चीज है? मास नंबर है उसके अंदर के प्रोटॉन्स को जब हम न्यूट्रॉन से ऐड कर देते हैं तो मास नंबर बोलते हैं इसे। कैसे? मान लो मैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अब उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन। तो ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर। लेकिन उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए यानी 1 + 0 यानी 1 हो जाएगा, 1U। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, बट हम मास लिख रहे होते हैं तब U लिखते हैं, ओके। 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिट कह लो, एक ही बात है। तो हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी
एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन हो गया। अब वाई इज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? पॉजिटिव क्यों नहीं, नेगेटिव क्यों नहीं? तो इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। देखो क्या होता है, सबसे पहले एक एटम है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रिकली मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये क्या करते हैं, सेंटर में पॉजिटिव और बाहर की साइड नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके जब एटम को न्यूट्रल बनाते तो हमें पता लगा कि ये सेम नंबर में। अब सेम नंबर इलेक्ट्रॉन का है, सेम नंबर प्रोटॉन का है। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं +1 और -1, ये दोनों ऐसे इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा, +1 -1 0। सिमिलरली इधर माइनस माइनस चार्ज प्लस चार्ज कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या चार्ज बचता है, 0 0 यानी न्यूट्रल। तो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये रीजन से क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स? तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स से आपको क्या समझ आता है? पहले मैं इन क्वेश्चंस को मिटा देता हूं। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 1H1 1H2 और 1H3, ये 3 एग्जांपल लिए मैंने। इसे हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और इसे बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, ये 3 होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। अब ये जो तीनों है ये हाइड्रोजन ही है, बट इनके जो एटॉमिक मासेस है वो अलग है। तो क्या पता लगा, एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मासेस अलग है, तो हम बोलेंगे उसे आइसोटोप। अब इसके अंदर जो ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर प्रोटॉन होता है 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, पर इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक इनका मास नंबर कितना होगा, मास नंबर का एटॉमिक मास का एक ही बात है, तो P+N हो जाएगा यानी 1, इसका P+N 2, इसका 3 यूनिट्स। ये हमें पता लगा इनसे। अब आपने देखा इनका मास अलग अलग आ रहा है, लेकिन इनके ये जो एटॉमिक नंबर है ये तो सेम ही है, तो इनको ही हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब दूसरा लेते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स मैंने एग्जांपल लिया आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन को हम लिखते हैं 18Ar40, इसको लिखते हैं 20Ca40। तो देखो आर्गन का क्या होता है, इसमें 18 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें होते हैं, न्यूट्रॉन कितने 20 न्यूट्रॉन होते हैं, 22 होता है। तो ये मिलके क्या करते हैं, मास नंबर बनाते हैं यानी 40 यूनिट्स। अब इसका अलग है, 20 इसके प्रोटॉन होते हैं, 20 न्यूट्रॉन होते हैं, इनको ऐड करते हैं तो बनता है मास नंबर यानी 40U। तो देखो मास इनका सेम है पर एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम यानी आइसोबार्स, और मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम यानी आइसोटोप्स। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या गिवन है, हाउ वाज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर। इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूट्रॉन आएगा।
तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया था? अब देखो, एक साइंटिस्ट थे चैडविक, ठीक है। चैडविक ने क्या देखा, वो ऐसे ही एटम पे एक्सपेरिमेंट करे थे। उन्होंने नोटिस किया ये था किसका एटम, मान लो उन्होंने उठाया एटम कार्बन का, है ना। तो कार्बन में उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन्स थे, और यहाँ पे उस टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो क्या था, इन्होंने देखा तो इसका ये आ रहा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली। उन्होंने जब इसका मास नंबर निकाला वो आ रहा था 12 यूनिट्स, है ना, यूनिट्स। पर अगर हम इसका मास देखें ओरिजिनली तो प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन यानी उस टाइम प्रोटॉन का प्रोटॉन हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 6 यानी Z, ठीक है, Z6 था। पर अगर देखें तो मास तो 12 आ रहा है, ये कैसे? अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो तीसरा होना चाहिए वो न्यूट्रल होगा, तभी तो न्यूट्रल रहेंगे। मान लो ये मान लिया इन्होंने कि प्रोटॉन है, तो एटम तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे। और वही वो मान लेते कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, एटम इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए उन्हें समझ आया कि जो तीसरा पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन को ऐसे डिस्कवर किया था। ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट इलेक्ट्रॉन्स फॉल इन द न्यूक्लियस इवन दो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट? ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड ऑर्बिट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इसमें इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके न्यूक्लियस से कोलाइड क्यों नहीं कर जाते, ये से जाके टकरा क्यों नहीं जाते, जबकि ये तो अट्रैक्ट भी होते हैं एक दूसरे से। आई मीन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं ये, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो अट्रैक्ट भी होते हैं, फिर भी कोलाइड क्यों नहीं करते? देखो इसकी सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। जैसे क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं ये बिल्कुल भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, एनर्जी गेन भी नहीं करते तो लूज भी नहीं करते एनर्जी। इसलिए क्या होता है कि ये हमें बताया था बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जब ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं ये एक फिक्स पाथ पे रोटेट करते हैं, बेसिकली ऐसे नहीं रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, ये एक फिक्स पाथ पे मूव करते हैं। और इस फिक्स पाथ पे जब तक ये मूव कर रहे हैं ना ही एनर्जी गेन करेंगे ना ही एनर्जी लूज करेंगे। सिंपल, बस इतना सा कंसेप्ट इन्होंने दिया था जिससे ये कोलाइड नहीं होते। तो बस यही था इसमें। ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होंगे। ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। एंड टिल देन बाय बाय।